नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। स्वागत है आपका अपने एल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, जो आज का पेपर होने वाला है ना, ये बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, जो आज मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों, ठीक है, मेरा साथ देना। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। यहां पर देखिए आप, क्या है यहां पर, निम्न में से प्रतिजैविक है। भैया ये प्रतिजैविक क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा प्रतिजैविक क्या होते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिजैविक है क्या? ऑक्सीटोसिन प्रतिजैविक है क्या? क्या पेनिसिलिन है क्या? क्या एथिल अल्कोहल है क्या? या इनमें से कोई भी प्रतिजैविक नहीं है? तो दोस्तों, प्रतिजैविक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से, ऐसे पदार्थ दोस्तों जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो भैया ऐसे पदार्थ जो किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त हो रहे हैं, वो दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने के काम में आ रहे हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पेनिसिलिन एक बहुत अच्छा प्रतिजैविक है दोस्तों। एक कवक है जिसका नाम क्या था? एक कवक है दोस्तों जिसका क्या नाम है? एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है दोस्तों कवक का? पेनिसिलियम नोटेटम कवक का नाम है। कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है दोस्तों, इससे एक पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था। पहले के समय में क्या होता था दोस्तों, जैसे 1800 की या सन 1700 की बात बताता हूं। पहले जैसे किसी की गोली लगी जैसे हाथ में, फिर भी बंदे की है ना मृत्यु होने की संभावना ज्यादा होती थी। क्यों? कोई चोट लग गई, डॉक्टर साहब ने चोट को बिल्कुल मतलब ऑपरेशन कर दिया, गोली निकाल दी, जो कर सकते थे कर दिया। उसके बाद में क्या होता था दोस्तों, जैसे आजकल ट्यूब आती है ना, जैसे कि ये ट्यूब लगा लो, ये गोली ले लो, उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय क्या होता था, छोटी से छोटी चोट भी धीरे धीरे सड़ने लग जाती थी, बढ़ जाता था घाव, और एंड में व्यक्ति की क्या हो जाती थी? मृत्यु होने की संभावना रहती थी। ठीक है, बाद में किसकी खोज हुई? बाद में प्रतिजैविकों की खोज हुई। पता है आपको, हमारे शरीर में ऐसी शक्ति पाई जाती है कि हमारा शरीर अपने आप ही ठीक होता रहता है। फिर आप बोलेंगे फिर होता क्यों नहीं है, फिर क्यों डॉक्टर के जाते हैं? इसलिए जाते हैं हम, इसलिए दवाइयां लेते हैं क्योंकि जो वातावरण में जीवाणु रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो हमारी चोट को ठीक से ठीक नहीं होने देते हैं। ठीक है, वो कीड़ा करते रहते हैं वहां बैठ के कुछ ना कुछ, इसलिए हमारा शरीर चोटों को अपने आप ठीक नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम ट्यूब लगा देते हैं, प्रतिजैविक दवाई लगा देते हैं, वहां पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां जीवाणु अटैक नहीं कर पाते हैं, सूक्ष्म जीव उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते, और हमारा शरीर धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाता है? ठीक कर लेता है, खुद को रिकवर कर लेता है। तो भैया जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, इसने देखा कि एक फंगस है, एक फफूंद है, एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और इन्होंने क्या देखा कि इस पेनिसिलियम नोटेटम के पास में कोई भी जीवाणु नहीं था, या फिर इन्होंने देखा सारे जीवाणुओं को इसने मार दिया। तो इसने सोचा भैया इस पेनिसिलियम से ऐसा क्या निकल रहा है जो जीवाणुओं को मार रहा है। उसने उस रसायन को पेनिसिलियम नोटेटम कवक से अलग कर लिया, और उस रसायन का क्या नाम दिया गया? पेनिसिलिन नाम दिया गया दोस्तों। और उस रसायन को सबसे पहले किसके रूप में? प्रतिजैविक के रूप में काम में लिया गया। ठीक है, बहुत ही अच्छी ये एक औषधि थी दोस्तों। जबकि आप देखेंगे दोस्तों, ये ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन क्या है? ये ऑक्सीटोसिन गर्भवती, जैसे आप देखेंगे कि
बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं में, या बच्चे के जन्म के बाद माता में ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन स्त्रावित होता है। यह हार्मोन स्तनों से दुग्ध के स्त्रवण को प्रेरित करता है। ऐसा क्या कारण है कि बच्चा होने के बाद ही माताओं में दुग्ध स्त्रावित होने लग जाता है? जैसे गाय है, गाय के भी दूध जब भी प्राप्त होगा जब उसके बच्चा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही बेबी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, महिलाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलने लग जाता है शरीर में, और ये हार्मोन स्तनों से दुग्ध के स्त्रवण को प्रेरित करता है दोस्तों। और तो और दोस्तों, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि इसी के कारण माता को अपने बच्चे से स्नेह हो जाता है। एक माँ है, वो अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती है, बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, इस हार्मोन के कारण ही ऐसा होता है दोस्तों। जबकि आप देखेंगे दोस्तों, ये एथिल अल्कोहल क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए आप, ये एथिल अल्कोहल के बारे में भी जरा सुन लीजिए। एथिल अल्कोहल क्या होता है भैया? इसका फॉर्मूला C2H5OH। भैया जब शर्करा होती है, शर्करा में अगर जाइमेज एंजाइम मिला दिया जाए, तो आप देखेंगे क्या बन जाता है भैया? अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से आपको ये भी देखनी है कि भैया जो शर्करा होती है, उस शर्करा के अंदर एक जीवाणु होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर जो शर्करा है, जैसे गन्ना हो गया दोस्तों, क्या हो गया? गन्ना है, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। गन्ना है, चुकंदर है, चुकंदर का जो रस है दोस्तों, ठीक है। यहां पर एक सैकेरोमाइसीज जो कवक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया? यीस्ट भी कहते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं? यही लिख देता हूं, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? यीस्ट भी कहते हैं। ये किण्वन कर देती है। किण्वन करने का मतलब सड़ाती है। शर्करा यानी कि जो गन्ने का रस है, चुकंदर का रस है, उसको ये सैकेरोमाइसीज कवक क्या करती है? उसका किण्वन करती है। उसका क्या कर देती है दोस्तों? उसको सड़ाती है। जब किण्वन कर देती है तो क्या बन जाता है? यहां पर C2H5OH बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? एथिल अल्कोहल बन जाता है। और इसका उपयोग क्या है भैया? इसका उपयोग होता है औषधियों में करते हैं। और कई लोग तो भैया मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को, ऐसे भी करते हैं। आई बात आपको समझ में? कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं ड्रिंकिंग के अंदर। आई बात आपको समझ में? तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? जनरेटर से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? मैंने पहले भी बताया था आपको कि भैया जनरेटर, शादी में गए, बढ़िया थाली सजा ली, बढ़िया पनीर दही बड़े, जैसे खाने लगे टक से लाइट चल जाती है। अब भैया समझ में ही नहीं आ रहा है कि दही बड़ों की जगह तो टिकिया के अंदर हाथ डाल दिया गलती से, तेल के अंदर। ऐसा अंधेरा हो जाता है ना रात को, आप देखेंगे फिर क्या होता है? अचानक से आवाज आती है, ढग 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 ढग। और जैसे ही ढग 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 की आवाज आती है, आप देखेंगे दोस्तों लाइट आ जाती है एकदम से, और हम खुश हो जाते हैं। आई बात आपको समझ में? कहां से आई वो लाइट? वो ढग 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 की आवाज कहां से आई? वो जनरेटर है दोस्तों। जनरेटर एक ऐसा यंत्र होता है दोस्तों, जनरेटर आप देखेंगे, जो जनरेटर है ना दोस्तों, जनरेटर है, ये जनरेटर एक यंत्र है दोस्तों। ये जनरेटर क्या करता है? जो डीजल
या जो पेट्रोल की जो रासायनिक ऊर्जा है, क्योंकि रसायन है ना, इसकी जो रासायनिक ऊर्जा है उसको किस में बदल देता है? जनरेटर विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है भैया? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों। तो भैया यहां पर जनरेटर से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि नाभिकीय ऊर्जा भैया किससे प्राप्त होती है? ये जरा ये भी देख लो आप, ये गतिज ऊर्जा वाला भी देख लो, गतिज ऊर्जा भैया गति करती हुई वस्तुओं से प्राप्त होती है। वस्तुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे भैया, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी टरबाइन को घुमा सकता है और बिजली बन सकती है। तो बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। एक होती है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ये नाभिकीय ऊर्जा क्या है दोस्तों? जैसे कि आप देखेंगे यूरेनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम क्या है? यह रेडियो एक्टिव नाभिकीय पदार्थ है। रेडियो एक्टिव नाभिकीय पदार्थ। ठीक है भैया, इसको परमाणु ईंधन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? परमाणु ईंधन भी कह सकते हैं। और इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कैसी ऊर्जा प्राप्त होती है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ ग्राम यूरेनियम या कुछ ग्राम प्लूटोनियम से ही बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इतने से यूरेनियम से, एक मुट्ठी भर यूरेनियम या प्लूटोनियम से इतनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है जितनी 50 ट्रक कोयले से भी प्राप्त नहीं हो सकती जलाने पर। आई बात आपको समझ में? तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखेंगे हवाई जहाज के उड़ने में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? हवाई जहाज है, उसके उड़ान भरने में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? क्या पास्कल का सिद्धांत कार्य करता है? क्या बर्नौली का नियम काम करता है? क्या संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करता है? क्या ओम का नियम का सिद्धांत काम करता है? क्या सबसे पहली बात तो हमें समझना होगा पास्कल का नियम क्या है। पास्कल ने क्या बताया? पास्कल ने क्या बताया, जैसे कि आप मेरी बात समझें, जैसे कि देखिए यहां पर अभी आपको समझ में आएगा दोस्तों पास्कल का नियम क्या है। बस आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देख लें। ठीक है दोस्तों, माना कि एक सेकेंड, ये कोई द्रव है जो परिबद्ध है, द्रव है दोस्तों। और आप देखेंगे कि जब इसमें किसी बिंदु से कोई दाब लगाया, अपन ने इस द्रव पर क्या लगाया? ये द्रव है दोस्तों। और इस द्रव पर जब आपने किसी भी बिंदु से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी आपने जब इस पर दाब लगाया, तो जो ये दाब है ना, ये दोस्तों पूरे द्रव में सभी दिशाओं पर फैल जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम कहते हैं। क्या बताया गया है पास्कल के नियम में? पास्कल का नियम में क्या बताया गया है दोस्तों? पास्कल के नियम में यह बताया गया है, जब किसी परिबद्ध द्रव मतलब ऐसा द्रव जो घिरा हुआ है चारों तरफ से, द्रव के किसी भी बिंदु पर दाब लगाया जाता है, तो वह दाब पूरे द्रव में संचरित हो जाता है। अरे भाई इजी है, समझो। एक द्रव ले लिया मैंने और उस द्रव को
पैक कर दिया किसी बोल में या किसी में भी, चारों तरफ से पैक कर दिया, परिबद्ध है। अगर आप उस द्रव के किसी भी बिंदु पर दाब लगा रहे हो, नीचे की तरफ लगा रहे हो, ऊपर, दाएं बाएं, कहीं से भी अगर एक बिंदु से भी उस पर दाब लगा रहे हो ना, दाब लगा रहे हो आप एक जगह पर, लेकिन आप देखते हैं वो दाब पूरे के पूरे द्रव में संचरित हो जाता है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? मतलब कि दाब लगा रहे हैं केवल एक बिंदु पर, लेकिन लग पूरे द्रव पर जाए। इसे पास्कल का नियम कहते हैं दोस्तों, या इसे अपन दाब के संचरण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दाब के द्रव में संचरण का नियम भी कहते हैं, संचरण का नियम भी कहते हैं। ये वाली बात आ गई होगी आपको समझ में। बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। हवाई जहाज के उड़ान भरने का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? बर्नौली का सिद्धांत है भैया। और यहां पर बर्नौली के सिद्धांत में क्या बताया गया, जरा ये भी देख लीजिए आप। बर्नौली भैया, बर्नौली ने क्या बताया कि जब हवा का वेग अधिक होता है तो भैया दाब क्या होता है? कम होता है। और जब हवा का वेग कम होता है दोस्तों, तो हवा का दाब क्या होता है? अधिक होता है। आपको पता है जो हवाई जहाज है उसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि हवाई जहाज के ऊपर हवा का वेग अधिक होता है, और जब हवा का वेग अधिक होगा तो भैया हवा का दाब क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ कम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन नीचे से इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि नीचे हवा, मतलब नीचे इस तरह से बना दी कि हवा नीचे जल्दी से जा नहीं पाती है आगे। उसका वेग क्या हो जाता है? हवा का वेग, जबकि नीचे हवा का वेग कम होता है और दाब क्या होता है? अधिक होता है। अब भैया सीधी सी बात है, जब हवाई जहाज उड़ रहा है, श्यों जा रहा है ना, और ऊपर की तरफ दाब कम है, मतलब नीचे की तरफ जाने वाला दाब कम है, ऊपर की तरफ दाब कम है, क्योंकि ऊपर से हवाई जहाज इस प्रकार से बना हुआ है कि हवा स्पीड में निकल रही है, वेग ज्यादा है, तो ऊपर हवा का वेग कम हो गया दोस्तों, और ऊपर दाब क्या है? कम है। यहां पर हवा देखो हवाई जहाज इस प्रकार से बना हुआ होता है कि ऊपर है ना हवा का वेग बहुत ज्यादा होता है। जब हवा का वेग क्या होता है? ज्यादा होता है, तो दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि तेजी से जाती हुई हवा है ना, ज्यादा दाब नहीं लगा पाती है। नीचे से हवाई जहाज इस तरह से बना हुआ है कि जो हवा का जो वेग है ना वो नीचे कम हो जाता है दोस्तों, और जब कम होता है तो उसका दाब क्या होता है? ज्यादा होता है, और जब दाब ज्यादा होगा नीचे की तरफ तो हवाई जहाज अपने आप ऊपर जाने लग जाता है दोस्तों। इसे ही बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में? जबकि एक संवेग संरक्षण का नियम भी है, यहां पर आप देख सकते हैं एक संवेग संरक्षण का नियम है, यह भी आपको आना चाहिए, संवेग संरक्षण का नियम। और इस संवेग संरक्षण के नियम में क्या बताया गया है कि किसी निकाय का कुल संवेग हमेशा स्थिर या संरक्षित रहता है, स्थिर या संरक्षित रहता है अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो। मतलब यहां पर क्या बताया गया है? जैसे मैंने एक बॉल फेंकी, बॉल पहले तो स्पीड में ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद बॉल कहां गिरने लग जाएगी? नीचे आ जाएगी वापस। क्यों है भाई ऐसा? बॉल को जब फेंका तो गति कर रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है दोस्तों, एक संवेग था उसमें, वो ऊपर जा रही थी। लेकिन आप देखेंगे
उस ऊपर की तरफ जाती हुई बॉल पर एक बल कार्य कर रहा है दोस्तों, और वो बाह्य बल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का बल। बॉल ऊपर जाना चाहती है लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस बॉल को वापस नीचे की तरफ खींच रहा है। तो उस बॉल का संवेग पहले ज्यादा था लेकिन बाद में संवेग कम हो जाएगा और बॉल धीरे धीरे नीचे आएगी और गिर जाएगी। यहां पर क्या बताया गया, अब सुनना, अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकता तो वो एक संवेग से ऊपर जाती, लेकिन अगर उस पर कोई भी बल कार्य ना करे, कोई गुरुत्वाकर्षण बल, किसी भी प्रकार का बल अगर उस बॉल पर कार्य ना करे, तो लगातार वो बॉल एक ही स्पीड में आगे बढ़ती जाएगी। इसे ही संवेग संरक्षण का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि किसी निकाय का कुल संवेग हमेशा स्थिर रहता है या संरक्षित रहता है। मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी अनंत समय तक, लाखों साल तक क्या बनी रहेगी? स्थिर बनी रहेगी। अगर वो गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी, मतलब उसका संवेग हमेशा स्थिर रहेगा, संरक्षित रहेगा। बस कब रहेगा संरक्षित? क्या शर्त है? कि बशर्ते उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर बाह्य बल कार्य करेगा तो उसका संवेग या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से एक नियम और है दोस्तों आपके यहां पर, ओम का नियम आ जाता है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? बराबर भैया V बराबर आई आर है। क्या है? V बराबर आई आर है। यहां पर V मतलब क्या है भैया? विभवांतर। विभवांतर आई बात आपको समझ? आई मतलब क्या है? विद्युत धारा। और क्या है यहां पर? प्रतिरोध। यहां पर क्या बताया गया है? ओम के नियम में क्या बताया गया है कि भैया जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ओम का नियम में क्या रट लेना आप कि ओम का नियम, इसे ये भी बोलते हैं, ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ये क्या है? ये प्रतिरोध का मात्रक है। क्या बताया गया है यहां पर कि विभवांतर विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ओम का नियम दोस्तों आप देख सकते हैं, विभवांतर ठीक है, विद्युत धारा और प्रतिरोध में संबंध को बताता है। प्रतिरोध में क्या बताता है दोस्तों? प्रतिरोध में संबंध को बताता है दोस्तों। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। तो यहां पर क्या है भैया? हवाई जहाज के उड़ने में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? बर्नौली का सिद्धांत कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब एलपीजी का पूरा नाम क्या है? जब भैया अपन खुदाई करते हैं तो पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम प्राप्त होता है। और यहां पर आप देखेंगे कच्चा तेल प्राप्त होता है। और इस कच्चे तेल के आसवन से सबसे पहले आसवन का मतलब क्या है? जैसे खुदाई कर रहे हैं तो काला काला सा तेल निकलता है और उस तेल में सब मिला हुआ है, उसी में एलपीजी मिली हुई है, उसी में पेट्रोल है, उसी में डीजल है। जब उसको अपन थोड़ा गर्मी में रखते हैं तो वो वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो जो सबसे पहले जो अलग होता है वो क्या होती है? एलपीजी होती है, जिसका पूरा नाम क्या है? इस एलपीजी को अपन सिलेंडरों में इतना ज्यादा ठूस कर कम ताप पर भर देते हैं। सिलेंडर में अधिक दाब पर दबाकर, इसको क्या बोलते हैं? संपीड़ित करना। अधिक दाब पर दबाकर ठंडा करके सिलेंडर में भर देते हैं। सिलेंडर में भर देते हैं। तो इसलिए इस पेट्रोलियम गैस का नाम क्या रख दिया? लिक्विड पेट्रोलियम गैस रख दिया। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखेंगे उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या प्राप्त होता है? पेट्रोल। फिर तीसरे नंबर पर क्या प्राप्त होता है? डीजल। सबसे लास्ट में क्या प्राप्त होता है? फोर्थ नंबर पे डामर।
ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो भैया क्या है यहां पर, लिक्विफाइड भी नहीं होगा, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा कि लिक्विफाइड नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देखिए कैसा है ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है क्या, यह एक जीवाश्मीय ईंधन है। लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु थे वो पृथ्वी की उथल पुथल के कारण दब गए जमीन के अंदर, और धीरे धीरे उनका जो शरीर का जो कार्बन था वो बदल गया किसके अंदर, ईंधन के अंदर, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि में परिवर्तित हो गया। विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, देखो अभी बताता हूं आपको, समझो। विद्युत, जैसे एक थाली होती है, अगर अपन थाली ले लें और उस थाली के ऊपर अपन क्या करें दोस्तों, चम्मच ले लें, और उस चम्मच को अगर अपन थाली पे मारें, जोर से मारें दोस्तों, तो आप खुद बताइए क्या ध्वनि आएगी या नहीं आएगी। तो यहां पर बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक लोहे का हैमर होता है, क्या होता है, एक लोहे का हैमर होता है, मतलब हथौड़े जैसा होता है। एक सेकेंड, यह है हैमर, ठीक है, और ये एक प्लेट है। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर वायर लपेट दिया जाता है, समझ में आ रही है बात आपको, और इसके अंदर भी क्या होता है, वायर होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। और आप देखेंगे दोस्तों, जब चुंबकत्व उत्पन्न होगा तो जो ये हैमर है वो इस प्लेट पर टकराएगा, और जब टकराएगा तो टन 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 की आवाज आएगी। तो भैया विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है भैया। जबकि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर अगर पूछ ले तो यहां पर आ जाएगा हीटर, आ जाएगा भैया, हीटर आ जाएगा। ठीक है, हीटर आ जाएगा, और यहां पर अपन देख सकते हैं प्रेस आ जाएगी, विद्युत प्रेस आ जाएगी, इलेक्ट्रिक केटल आ जाएगी भैया, इलेक्ट्रिक केटल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, टोस्टर आ जाएगा, जो टोस्ट सेकने का होता है ना, माइक्रोवेव ओवन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओवन आ जाएगा। ये सारे के सारे कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं दोस्तों। जबकि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर तो एक तो क्या हो गई अपनी विद्युत घंटी हो गई एक तो, ठीक है, और चुंबकीय क्रेन हो गई, क्या हो गई, चुंबकीय क्रेन हो गई। ये सारी की सारी बातें आपको आनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है यहां पर, किस तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में विद्यमान किसकी संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है अभी समझना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्लास होती है ना भाई, क्या होती है, क्लास होती है, क्लास में बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब यूं ही थोड़ी है बच्चों को यूं ही एडमिशन दे दिया, नहीं, नाम के अनुसार, नाम के अनुसार, या अल्फाबेट क्या है भैया, ए से चालू होता है नाम तो 1 नंबर, अल्फाबेट के अनुसार, के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं अपन उनको, उन बच्चों को क्या कर देते हैं अपन, व्यवस्थित कर देते हैं, रजिस्टर में उनके नाम लिख देते हैं। उसी तरह से भैया इस दुनिया में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, तत्व खोजे जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, भैया कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति तथा संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर एक सारणी में रखा गया। किस में रखा गया, एक सारणी में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि एक तत्व में जितने, अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण
आवेशित कण है दोस्तों। इसी प्रकार से ये प्रोटॉन क्या है भैया, प्रोटॉन, पी मतलब प्रोटॉन, ये धन आवेशित कण है। क्या है यह, धन आवेशित कण है भैया। जबकि ये न्यूट्रॉन क्या है भैया, यह उदासीन कण है। ऐसा माना जाता है कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों। अगर किसी तत्व में एक प्रोटॉन पाया जा रहा है तो उसे पहले नंबर पर रख दिया, जैसे कि हमारा पहले नंबर पर है हाइड्रोजन। अगर किसी तत्व में 2 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं तो उसको दूसरे नंबर पर रख दिया, जैसे कि हीलियम। अगर किसी में 3 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं तो उसको तीसरे नंबर पर रख दिया। आई बात है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है प्रोटॉन को, कि भैया किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब है कि कोई तत्व अपनी 118 तत्वों वाली सारणी में, जिसे आवर्त सारणी कहते हैं, उसमें कौन से नंबर पर आ रहा है। अगर पहले नंबर पर आ रहा है तो पहले नंबर पर क्यों आ रहा है, जैसे हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहले नंबर पर है। क्यों है पहले नंबर पर, क्योंकि इसमें कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। तो इसका परमाणु क्रमांक यानी कि इसका रोल नंबर उस सारणी में कितना हो गया, 1 हो गया। हीलियम दूसरे नंबर पर क्यों है आवर्त सारणी में, इसका परमाणु क्रमांक 2 क्यों है, क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। अगला प्रश्न देखिए, दूध से क्रीम का अलग होना किस बल के कारण होता है। दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक मिश्रित द्रवों को घुमाया जाता है तो हल्के द्रव ऊपर वह भारी द्रव नीचे चले जाते हैं। इस बल को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। और इस क्रिया को बोलते हैं अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बोलते हैं। और इस मशीन, यहां पर जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, यहां पर आप देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो दूध है, दूध में पता है जनरली 2 चीजें हैं दोस्तों, एक तो दूध है, दूसरा दूध में पता है फैट मिला हुआ है। फैट मतलब घी मिला हुआ है दूध में, चिकनाई मिली हुई है। आपको पता है जो दूध में फैट या चिकनाई है वो हल्की है, जबकि दूध क्या है, पानी से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, वो भारी है। जब अपन दूध को जोर से घुमाते हैं, मिक्सी में डाल के जोर से घुमाते हैं, या इस सेंट्रीफ्यूज मशीन वो होती है जो किसी द्रव को जोर से घुमा सकती है, मिक्सी जैसी होती है, इसमें डालकर जब घुमाते हैं, या फिर आपने गांव में देखा होगा बिलोते हैं ऐसे छाछ को, तो आप देखेंगे जो भारी दूध है, जो भारी द्रव है, ठीक है, जो दूध होगा, भारी दूध या भारी छाछ, वो नीचे चली जाएगी। जबकि जो हल्का मक्खन है या घी है या जो क्रीम है वो कहां जाती है, ऊपर आ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन अपकेंद्रण। ठीक है, और कौन सा बल कार्य कर रहा है, यहां पर अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े पिंड है, जैसे सूरज है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, इनमें इनके द्रव्यमान के कारण एक अट्रैक्शन पाया जा रहा है, एक आकर्षण बल पाया जा रहा है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी वस्तु पृथ्वी से दूर जाना चाहती है, उस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर क्या करने लग जाती है, आकर्षित करने लग जाती है। अगर कोई बंदा छत से छलांग लगाए तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वापस नीचे गिरेगा धड़ामधनी से। क्यों गिरेगा, या अगर हमारी बॉल छत पे से गिर गई तो वो ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जा रही है जमीन पे। क्यों जा रही है, क्योंकि जमीन उस बॉल को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे की तरफ खींचती है। जबकि अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है, केंद्र में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगर मैं एक रस्सी ले लूं, रस्सी के आगे एक पत्थर बांधकर उस पत्थर को ऐसे से घुमाऊं,
तो जो सेंटर में जो बल लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अम्ल वर्षा होने पर किस पर प्रभाव पड़ेगा। अम्ल वर्षा का मतलब क्या है कि जो वर्षा हो रही है उसके साथ में अम्ल भी बरस रहा है। अब अगर उस पानी में कोई नहा रहा है जाकर, ठीक है, हाँ मजा आ गया, बारिश हो रही है, लेकिन उस पानी में अम्ल आ रहा है, एसिड आ रहा है, तो उससे स्किन पर छाले पड़ जाएंगे। तो भैया सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा, स्किन होगी, त्वचा होगी। ये अम्ल वर्षा होती क्या है जरा ये भी समझ लो। अम्ल वर्षा, एसिड रेन भी इसे कहते हैं दोस्तों। क्या होता है यहां पर आपका, आज आप देखेंगे कि भैया जैसे कि अपन बोल सकते हैं ईंधन काम में लिया जा रहा है, और कौन सा ईंधन काम में लिया जा रहा है, जीवाश्मीय ईंधन काम में लिया जा रहा है। जैसे कि जीवाश्मीय ईंधन ऐसा ईंधन होता है जो मरे हुए जीवों के शरीर के अवशेषों से बना है लाखों करोड़ों साल में। जैसे कोयला हो गया, करोड़ों साल पहले पेड़ दब गए, कोयले में बदल गए। करोड़ों साल पहले जानवर दब गए, आज पेट्रोल में बदल गए, डीजल में बदल गए, एलपीजी गैस में बदल गए दोस्तों। तो जीवाश्मीय ईंधन जब जलाते हैं दोस्तों, तो यहां पर है ना सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो विषैली होती है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपको पता है ये सल्फर डाइऑक्साइड जब ऊपर जाती है उड़ती हुई, तो बादलों में जो पानी है ना उस पानी के साथ में एक क्रिया कर लेती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी जो बादलों में, एक सेकेंड, बादलों में जल है H2O, ठीक है, उसमें क्रिया कर लेती है तो क्या बन जाता है, H2SO4 बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। इसी प्रकार से क्या बन जाता है, नीचे की तरफ क्या बन जाता है, H2O प्लस NO2 क्या बन जाता है, HNO3 बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल जब पानी के साथ में जमीन पर बरसता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके द्वारा त्वचा भी खराब हो जाती है, यहां तक कि फसलें भी खराब होती है। जो महंगी इमारतें हैं, विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, जैसे ताजमहल का जो संगमरमर है, जो मार्बल लगा हुआ है, वो सफेद से धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। किसके कारण, अम्ल वर्षा के कारण दोस्तों। त्वचा भी खराब हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों, जो हीरा है ना, हीरा, ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। भैया ये हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्यों है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ क्यों है भैया, ऐसा क्यों है भैया, क्योंकि भैया इसमें प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से घिरा रहता है, घिरा रहता है। और क्या बन जाती है, एक दृढ़ चतुष्फल की है, चतुष्फल की संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है, संरचना बन जाती है। हीरा में ऐसा है, देखो एक कार्बन है, इसके चारों तरफ 4 कार्बन और आ गए, प्रत्येक कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन है। ये कार्बन है, इसके चारों तरफ भी कौन आ गए दोस्तों, 4 कार्बन आ गए। प्रत्येक कार्बन के चारों तरफ क्या है, 4 कार्बन है। इसके चारों तरफ भी देखो, ये इधर आ गया, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक कार्बन की चारों तरफ 4 कार्बन है, एक ऐसा जाल बन जाता है, ऐसी चतुष्फल की संरचना बन जाती है, एक ऐसी दृढ़ चतुष्फल की संरचना बन जाती है जो बहुत कठोर होती है। इसलिए हीरा क्या है, बहुत ज्यादा कठोर होता है दोस्तों। जबकि फेरो स्टील तो क्या है, स्टील जैसा ही है, जंग नहीं लगती है इसमें आसानी से। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, SiO2। भैया इसको सिलिका भी कहते हैं। सिलिका मतलब क्या होती है, रेत होती है भैया, इसको रेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेत कहते हैं। आई बात आपको समझ में। और इसका उपयोग किसमें करते हैं अपन, तापरोधी ईंटें बनाने में। किसमें करते हैं, तापरोधी ईंटें बनाने में करते हैं, तापरोधी ईंटें बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। टंगस्टन के बारे में आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले वाले जो वीडियो, आपको जैसे पिछले वाला जो वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों कि ये क्या है। यह टंगस्टन दोस्तों किसका है, ये निकिल और आयरन की मिश्र धातु है।
ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हो गया, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बनाने में आई बात आपको समझ में। इसका उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने में, बल्ब का फिलामेंट बनाने में, बल्ब का फिलामेंट बनाने में, ठीक है। और इसी प्रकार से ड्रिल बनाने में, जो छेद करने की जो ड्रिल की जो बिट आती है ना, इससे छेद करते हैं ऐसी लंबी वो बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन का उपयोग करते हैं। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। इसी प्रकार से कोका कोला, अगला प्रश्न देखिए, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों क्या कोका कोला में क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है। ये भैया एक क्या है, अपन बोल सकते हैं प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। भैया ये तो डाल ही नहीं सकते, अगर ये डालोगे तो मर जाएगा आदमी, छेद हो जाएगा अंदर शरीर के अंदर। प्रबल अम्ल तो लैब में काम में आता है, प्रयोगशाला में काम में आता है, प्रयोगशाला में काम में आता है भैया। इसी प्रकार से आपने देखो फॉर्मिक एसिड, भाई चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। जब चींटी काटती है तो जलन मचती है, किसके कारण? फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। एसिटिक एसिड, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, CH3COOH, एसिटिक एसिड। आई बात आपको समझ में। एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु दोस्तों जब किसको सड़ाता है? गन्ने को सड़ाता है। सड़ाना मतलब क्या होना? किण्वन करना, किण्वन करता है। तो यहां पर क्या बन जाता है भैया? यहां पर एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। जब इस एसिटिक अम्ल में जल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है भाई साहब? ये सिरका बन जाता है। क्या बन जाता है? ये सिरका बन जाता है, जिसका उपयोग अचार वगैरह बनाने में किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, भैया ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसमें दांतों को गला देता है, ये दांतों व हड्डियों को गला देता है, हड्डियों को गला देता है। इसलिए बोल रहा हूं छाछ पियो, लस्सी पियो, दूध पियो, ये कोको कोला और ये पेप्सी वगैरह कम पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है जो कि दांतों व हड्डियों को गला देता है, खराब कर देता है। ठीक है, अगला देखिए आप ध्यानपूर्वक, अगला प्रश्न क्या है? ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबलाइट के अंदर दोस्तों लिथियम, लिथियम तो दोस्तों एक क्षारीय धातु है। लिथियम क्या है? एक क्षार धातु है। ये मुलायम होती है भाई, कैसी होती है? मुलायम होती है और क्रियाशील होती है, क्रियाशील होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। आई बात, इसका प्रतीक क्या है? लिथियम, Li है भाई, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन तो गैस है, बता दिया आपको, ऑक्सीजन के बारे में जानते ही हो। आर्गन भैया एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है भैया, इसकी जो संयोजकता है वो 0 होती है। संयोजकता इसकी कितनी होती है दोस्तों? 0 होती है, 0 होती है। अक्रिय गैस है और ट्यूबलाइट वगैरह के अंदर इस गैस को भरा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहां पर, चूना पत्थर किसका बना हुआ होता है? दोस्तों चूना पत्थर बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। फॉर्मूला क्या है इसका? CaCO3 होता है। ठीक है दोस्तों, जो संगमरमर है, संगमरमर होता है दोस्तों, संगमरमर होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे अंडे का खोल है, अंडे का खोल है दोस्तों, ये अंडे का खोल, संगमरमर और जो चूना वगैरह सब ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। जबकि दोस्तों जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये तो लैब में काम में लिया जाने वाला एसिड है, लैब में काम में लिया जाता है। और भैया प्रबल अम्ल है। क्या है? यह प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ये वाली बात आपको आनी चाहिए, प्रबल अम्ल है। इसी प्रकार से दोस्तों जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है, ये हमारी हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक है, दांतों के निर्माण में सहायक है। अगर आपके भोजन में फास्फोरस की कमी है तो आपकी जो हड्डियां हैं, जो दांत है, वो
गलने लग जाएंगे, समय से पहले ही टूट जाएंगे। जिप्सम को भैया गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होता है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसका उपयोग भैया मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में, फ्रैक्चर हो गया, क्या हो गया, फ्रैक्चर में पट्टा बांधते हैं ना अपन, उसके अंदर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है। यहां पर आप देखिए प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। ये बोल रहा है कि सूरज के ऊपर ऐसा क्या है भाई साहब, सूर्य के ऊपर, सूर्य पर क्या है भाई साहब, हाइड्रोजन है। यहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस है। एक सेकेंड, सूर्य पर हाइड्रोजन होती है, ठीक है दोस्तों, सूर्य पर हाइड्रोजन के हल्के परमाणु मिलकर हीलियम का भारी परमाणु बनाते हैं। हीलियम का भारी परमाणु बनाते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन होता है भैया। वहां पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है भाई साहब वहां पर, और यहां पर बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि भैया सूर्य पर कौन सी है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। वैसे अगर ऑप्शन में आता ना कि जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ था, डी में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, और डी में क्या होता, बी और सी, तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि जिससे पता लग रहा है कि सूर्य पर हाइड्रोजन भी, हीलियम भी है, तो दोस्तों सही उत्तर वो हो जाएगा, बी और सी, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन यहां पर एक ही बताना है दोस्तों, तो एक में तो वैसे हाइड्रोजन भी सही था, हीलियम भी सही था, क्योंकि सूर्य पर हाइड्रोजन के हल्के परमाणु मिलकर हीलियम के भारी परमाणु बनाते रहते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन क्रिया कहते हैं। और वहां इस संलयन क्रिया से जब दो हल्के परमाणु जुड़कर बड़ा परमाणु बनाते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, उसी से सूर्य लगातार चमकता रहता है और ऊष्मा वहां पर उत्पन्न होती रहती है। तो वहां पर हाइड्रोजन मान लेते हैं अपन कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है, हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न क्या है, शीशे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, शीशे का रासायनिक नाम क्या है, यहां पर आप देखिए रासायनिक सूत्र क्या है। यहां पर दोस्तों जो शीशा है ना, यहां पर ये तो क्या है दोस्तों, ये टीन है, क्या है ये, एसएन को क्या बोलते हैं, टीन बोलते हैं दोस्तों। ये सीयू मतलब क्या है, कॉपर, कॉपर मतलब क्या है, तांबा, क्या है दोस्तों, तांबा। इसी प्रकार से पीबी मतलब क्या होता है, लेड, और लेड मतलब क्या होता है भाइयों, शीशा होता है, क्या होता है दोस्तों, शीशा होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से एफी मतलब होता है फेरम, फेरम मतलब क्या है भैया, आयरन, और आयरन मतलब क्या है भाई, लोहा है ये अपना, क्या है, लोहा। तो भैया शीशे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पीबी होता है। लेड भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, लेड के नाम से भी इसे जाना जाता है। मशरूम निम्नलिखित में से क्या है भैया, कवक, ठीक है, खाने योग्य कवक, खाने योग्य कवक कौन सी है भैया, खाने योग्य कवक कौन सी है, मशरूम है, मशरूम है। ऐसी दिखाई देती है ना, बिल्कुल ऐसी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऐसी होती है, मशरूम होती है ऐसी, ठीक है। तो खाने योग्य जो कवक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं अपन, उस खाने योग्य, ये तो मशरूम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं दोस्तों, मशरूम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, मशरूम कहते हैं। और आप यहां पर देखेंगे कवक होती क्या है दोस्तों, कवक वो होती है, कवक मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी है, मृत सड़े गले, मृत सड़े गले कार्बनिक
पदार्थों को अवशोषित करके पोषण प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करती है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये तो आ गई आपको बात समझ में कि भैया कवक क्या होते हैं। कवक ऐसे जीव हैं जो मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी मतलब मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कोई डॉगी मर गया, कोई पेड़ मर गया, कोई भी बेचारा पक्षी मर गया, कोई जानवर मर गया, उसके शरीर पर फंगस उत्पन्न हो जाएगी। फंगस उसके शरीर पर ऐसे रसायन छोड़ेगी कि वो रसायन उसकी डेड बॉडी को पूरा गला देंगे, सड़ा देंगे। फिर उस लिक्विड को, उस तरल सड़ी हुई बॉडी को ये कवक अवशोषित कर लेगी दोस्तों। अवशोषण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों इसमें। तो कवक खाने योग्य कवक भी होती है। कवक वैसे नुकसान भी पहुंचाती है, बीमारियां फैलाती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इसके द्वारा। लेकिन खाने योग्य कवक भी होती है, जैसे कि मशरूम हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आपने सुना होगा दोस्तों, जो कवक है ना, कवक कभी कभी है ना शैवाल से दोस्ती कर लेती है। शैवाल से क्या कर लेती है? दोस्ती कर लेती है। कवक तो क्या करती है? जल अवशोषण करती है। जल अवशोषण करके किसको दे देती है? भैया शैवाल को देती रहती है कि ले भैया मजे कर, ले जल ले। और जो शैवाल है ये भोजन बनाती है। क्या बना सकती है? भोजन संश्लेषित कर सकती है। और भोजन संश्लेषित करके ये जो भोजन है ये किसको देती रहती है? कवक को देती रहती है। तो दोनों के बीच में जो संबंध बन जाता है, ये दोनों के बीच में जो संबंध बन गया ना दोस्तों, इस संबंध को बोलते हैं अपन लाइकेन। क्या बोलते हैं इसको? लाइकेन के नाम से जाना जाता है। लाइकेन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? संबंध को लाइकेन बोलते हैं। और ये किसका उदाहरण है? सहजीवन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सहजीवन का उदाहरण है। जबकि भैया ये आप देख सकते हैं, तो सही उत्तर क्या हो गया? मशरूम क्या है? कवक है। जंतु क्या होते हैं? जंतु ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, जंतु कहलाते हैं। ठीक है, उनको मारकर खा जाते हैं दूसरे जीवों को। ठीक है, तो जंतु कहलाते हैं। जबकि पादप वो होते हैं जो अपना भोजन खुद ही संश्लेषित कर सकते हैं। इनमें हरे रंग का पर्णहरित होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन क्या कर लेते हैं? खुद ही बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने प्रश्न करे हैं ये आपको समझ में आए होंगे। ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना, और हाँ अपना ख्याल भी रखना। मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्ण।